इंटीग्रेशन का हम लोगों ने कुछ मीनिंग दिखा था, मीनिंग जो देखा था उसका समरी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, अभी याद दिला रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन में जो देखा था, इंटीग्रेशन में वो क्या देखा था भाई, तो इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट समेशन। इंटीग्रेशन क्या है भाई, तो वो है समेशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन और बाई मेकिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन इंटरवल। मतलब x1 से x2, अगर मान लो x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 तक ये लिमिट है, तो ये क्या करेगा भाई तो यही x1 से लेकर के x2 तक ये क्या करेगा, इनफाइनाइट डिवीज़न बनाएगा। इनफाइनाइट डिवीज़न बनाएंगे और इनफाइनाइट डिवीज़न बना करके और सबका सम करते हैं। किस चीज़ का सम करते हैं, तो हाइट इंटू डी एक्स, हाइट इंटू डी एक्स का सम करते हैं। जो सम करते हैं, देखो ध्यान से, जो सम करते हैं वो होता है हाइट, यानी कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू। ये एफ एक्स क्या है, ये वाई है, वाई कोऑर्डिनेट है। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा कुछ भी है, मान लो 2x प्लस 5 है, तो कोई बात नहीं भाई, एफ एक्स का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, फंक्शन का वैल्यू एट x। f1 का वैल्यू होता है फंक्शन का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 5 करते थे तो 7 आता था। अगर f2 बोलते थे तो इसका मतलब है कि हाइट दैट इज y कोऑर्डिनेट एट x इज इक्वल टू 2, इसको बोलते थे 2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 4 प्लस 5 9। तो ये सब होता था। तो इसका मतलब ये वाला क्या है भाई, तो जो भी x कोऑर्डिनेट रखे हो तो याद होगा कि हम लोग n का वैल्यू चेंज कर करके न्यू हाइट, जो भी हाइट हुआ उस करस्पॉन्डिंग dx के लिए जो भी हाइट हुआ वो हाइट मल्टीप्लाइड बाई dx कर रहे हैं। इस तरह से सारे रेक्टेंगल्स का एरिया एडअप होता जा रहा है, सम कर रहे हैं। याद होगा इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब एफ एक्स हाइट है, y कोऑर्डिनेट है, dx विड्थ है, हर स्ट्रिप का विड्थ है, तो ये जो मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है ये एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसे कभी हाइट है ये मल्टीप्लाइड बाई dx, तो ये वाला हो गया भाई। नेक्स्ट हाइट है ये, तो मल्टीप्लाइड बाई dx, तो ये वाला भी एरिया हो गया। इस तरह से एरिया अपना कवर्ड होता जा रहा था। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स x1 टू x2 वो समेसन है। एफ एक्स मतलब ये वाला हाइट इंटू डेल्टा एक्स, ये मल्टीप्लाई होकर के और सम होता जा रहा है। ओवरऑल एवरी टर्म का हम लोग एरिया समझो कि सम करते जा रहे हैं। सो ये समेशन ही है, बट नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो फाइनाइट नहीं होकर के क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए थे भाई, बताना, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए थे, इनफाइनाइट। बिल्कुल ठीक है भाई। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो गए थे। तो ये वाला वही कहता है जो ये है, और ये क्या कहता है भाई, तो ये कहता है एक्यूरेट एरिया। ये हमारा कैलकुलेट होता था, वो होता था एक्यूरेट एरिया अंडर कर्व। कौन सा कर्व भाई, कौन सा कर्व या लाइन, तो ये होता था। देखो ये समरी पॉइंट्स मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया है। समेशन एफ एक्स डी एक्स x1 टू x2 इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो है नेट एरिया। नेट एरिया, नेट एरिया का मतलब क्या है भाई, तो हो सकता है कभी कुछ पॉजिटिव और फिर नेगेटिव हो गया हो। ये पॉजिटिव एरिया अगर 5 है, ये नेगेटिव एरिया अगर मान लो -2 है, तो हम लोग अगर 0 से लेकर के मान लो x2 तक इंटीग्रेट करें, 0 टू x2 इंटीग्रेट करें, ये मान लो x1 है, तो अगर 0 टू x1 इंटीग्रेट करोगे तो 5 आएगा वैल्यू। अगर हम लोग इसको 0 टू x1 इंटीग्रेट करें एफ एक्स डी एक्स, तो ये वैल्यू आएगा 5, क्योंकि 0 टू x1 इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये वाला एरिया ही आएगा, वो है 5। बट तुम अगर 0 से लेकर के और x2 इंटीग्रेट करो, x2 अगर इंटीग्रेट करो एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या मिलेगा, तो 5, और ये वाला जो एरिया है 2 वो निगेटिव में है, इसलिए ये हो जाएगा 5 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू कितना, 3। तो हमें नेट एरिया मिलेगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव एरिया था 5 और निगेटिव एरिया था 2, तो 5 -2 3 मिलेगा। लेकिन 0 टू x1 करते अगर तो तुम्हें 5 मिलता। तो ये मीनिंग तो आप लोगों को क्लियर है, ये पहले हम लोग डिस्कस किए थे। सो ओवरऑल क्या क्या पॉइंट आ गया भाई, तो इंटीग्रेशन के मीनिंग में इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन बाय मेकिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन इंटरवल। इस गिवन इंटरवल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म बनाए फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। वो इंटरवल क्या होगा, लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक में इनफाइनाइट डिवीजन बनाए और सबके हाइट मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, हाइट मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, हाइट मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, न्यू हाइट मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स,
ऐसे करते गए और हर बार का एरिया ऐड होता गया। और ये कौन सा एरिया होता है भाई? तो एरिया, नेट एरिया इनक्लोज्ड बाई कौन? तो नेट एरिया इनक्लोज्ड बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये चाहे कर्व हो, वाई इक्वल टू एफ एक्स चाहे कर्व हो या लाइन हो, जो भी हो, और एक्स एक्सिस ये वाला लाइन और कर्व, और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, एंड एक्स इज इक्वल टू x1 लाइन, एक्स इज इक्वल टू x1 लाइन लोअर लिमिट वाला लाइन, एंड एक्स इक्वल टू x2 दैट इज अपर लिमिट वाला लाइन। इन दोनों के बीच में जो भी एरिया इनक्लोज होगा, टोटल एरिया इनक्लोज्ड, ये एरिया बताएगा, इसका नेट वैल्यू बताएगा। हो सकता है तुम्हारा x1 से x2 जो तुमने इंटीग्रेट किया वो इस तरह से हो गया हो, x1 से x2, यहाँ x1 यहाँ x2। अगर ऐसा एरिया हो गया, 5 है ये और 2 है ये, तो हमें 3 बताएगा नेट एरिया। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्कस किया था। तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के मीनिंग में। इंटीग्रेशन समेशन का ही बड़ा भाई है, काम वही करता है, सम करना, बट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट बनाए जाते हैं। इंटीग्रेट कर रहे हो मतलब इसी लिमिट में, इसी इंटरवल में इनफाइनाइट डिवीजन बनेंगे, और हर डिवीजन के लिए हाइट मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, हाइट यानी वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, तो वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऐसा होता जाएगा, और इस इंटरवल को इनफाइनाइट डिवीजन बना करके, इनफाइनाइट टर्म्स बना करके और ऐड किया जाएगा। सो इससे मिलेगा क्या हमें? तो मिलेगा नेट एरिया। ये दूसरा नंबर पॉइंट हुआ कि इससे हमें नेट एरिया मिलता है, और यह है क्या? समेशन का ही भाई है। मीन्स जो ये कह रहा है वही ये कह रहा है, और ये कह क्या रहा है? एक्यूरेट एरिया अंडर द कर्व। और वो अंडर द कर्व कौन सा? तो ये है 4 लाइन और कर्व से बाउंडेड एरिया। ठीक है, ये सब था इंटीग्रेशन के मीनिंग में। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं था भाई, बोलो, इसमें तो क्लियर है सबको? बोलो, ये सब करा दिया था। जिसका छूटा होगा वो इंटीग्रेशन का क्लास करेगा, मीनिंग पार्ट, तभी क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिफरेंशिएशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के मीनिंग पार्ट देख रहे थे, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग बात करें थोड़ा सा, इसको भी रिकॉल करें, और जो छोटे से और पॉइंट्स हैं, 1-2 छोटे पॉइंट, उसको आज क्लियर करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के मीनिंग में, अगर कोई कर्व है, मान लो ये वाला कर्व है, ये ए से लेकर के ये कर्व इस तरह से बना हुआ है, मान लो ये आगे चल करके ऐसे हुआ, जो भी है ए से बी। अगर मैं जानना चाहता हूँ डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, मान लो हमें क्या करना है? फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू कौन सा भाई? तो एट एक्स इज इक्वल टू, ये ए पॉइंट के लिए ये x1 है, तो एट एक्स इक्वल टू x1 दैट इज फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए। क्लियर तो दिख रहा है ना भाई? फॉर पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? तो ए कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा एक्स में इंक्रीमेंट किया, तो एक्स में थोड़ा इंक्रीमेंट किया, साफ साफ आपको दिख सके इसलिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा इंक्रीमेंट कर दिया। x1 से x1 प्लस डेल्टा एक्स पे चले गए, ये वाला क्या हो गया? x1 प्लस डेल्टा एक्स। तो x1 तो ये कोऑर्डिनेट था ही इसका a का, और डेल्टा एक्स और आगे बढ़ गए। तो अगर x में थोड़ा इंक्रीमेंट किया तो y में देखा कि y हाइट पहले ये था, अब हाइट ये हो गया। मीन्स y कोऑर्डिनेट में कितना इंक्रीमेंट हो गया भाई? तो पहले y ये था, अब न्यू y ये है, तो ये वाला इंक्रीमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड डेल्टा y। मीन्स ये हो गया y2 माइनस y1। ऐसा समझे? ये पूरा हमारा y2 था और ये वाला y1 था, ये वाला यहाँ तक y1 था और ये पूरा y2 था। y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आया डेल्टा y। सो दिस इज डेल्टा y। अगर ए बी सी में बात करें, ट्रायंगल ए बी सी में, तो डेल्टा y ये है डेल्टा x और ये है थीटा। अगर देखो ए पॉइंट पे निकालना है, बी पॉइंट हमने थोड़ा सा इसी कर्व पे आगे लिया पॉइंट। अगर मैं बोलूँ कि b टेंस टू a, अगर b टेंस टू a का मतलब है कि b जो इस कर्व पे पॉइंट लिए वो यहाँ लिए होते, थोड़ा और a के पास लिए होते, थोड़ा और a के पास लिए होते, थोड़ा और a के पास, यहाँ पे बिल्कुल b होता। b टेंस टू a मतलब जो हम लोग a के बाद b पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट लिए हैं तो उसको बिल्कुल क्लोज लिए होते। b अगर टेंडिंग टू a होता तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे b हो जाता तो ये छोटा सा डेल्टा x होता, छोटा सा डेल्टा y होता। अगर ये b इतना दूर लिए हैं तब तुम देख रहे हो साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये डेल्टा x हुआ, ये डेल्टा y हुआ। अगर मैं b यहाँ ले लेता तो ये डेल्टा x होता, ये डेल्टा y होता। बोलो भाई, b तो लेना अपनी मर्जी है ना।
अगर यहाँ पे b लेते हो इस कर्व पे, कर्व हमारा ये है, कर्व हमारा ये है जो y इक्वल टू fx कर्व है वो ये है भाई। अगर b यहाँ लेते तो ये होता है डेल्टा y, ये होता है डेल्टा x, छोटा छोटा हो जाता। b अगर और पास यहाँ लेते तो क्या होता भाई, जब यहाँ पे b लेते हम लोग, ये वाला a है और ये वाला b है, तो यही छोटा सा डेल्टा x, ये वाला छोटा सा डेल्टा y। तो इस कंडीशन में जो ए बी लाइन होता वो बन जाता टेंजेंट एट पॉइंट ए। तो इफ बी टेंड्स टू ए, इफ बी टेंड्स टू ए, देन इसका मतलब क्या होता, देन ए बी जो होता वो टेंड्स टू टेंजेंट हो जाता। बोलो टेंजेंट हो जाता कि नहीं? अगर हमारा बी बिल्कुल पास हो जाता तो ये ए बी लाइन जो बनता वो टेंजेंट हो जाता, लाइन ए बी बन जाता टेंजेंट। देन ऐसे लिख देता हूँ, देन लाइन ए बी विल टेंड टू, लाइन ए बी जो है वो टेंड करेगा टेंजेंट एट ए पॉइंट पे टेंजेंट की तरह हो जाता। और तब उस कंडीशन में ये होता डी वाई, ये होता डी एक्स और ये थीटा एंगल बनता। तो ये वाला टेंजेंट भी जो यहाँ थीटा एंगल बना रहा है तो टैन थीटा ही बन जाता डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ का डी वाई अपॉन डी एक्स इज टैन थीटा, और टैन थीटा तो भाई टेंजेंट ड्रॉ करो और ये लाइन जो थीटा एंगल बनाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू टैन थीटा, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। डी वाई बाई डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू टैन थीटा, और ये टैन थीटा भाई कितना है, टैन थीटा जो है वो कितना वैल्यू है वो आपको निकालना पड़ेगा, वही डी वाई बाई डी एक्स होगा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाई टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द कंसीडर्ड पॉइंट। ए पॉइंट मान लो कंसीडर किया है, एट द कंसीडर्ड पॉइंट विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया है उसका टैन थीटा। मीन्स कहीं पे भी अगर तुम्हें मान लो y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ हो, हमें इस पॉइंट पे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, मान लो एट एक्स इक्वल टू एक्स टू निकालना है। तो करना क्या होगा, इसके बिल्कुल बगल में पॉइंट लो, ये अगर ए पॉइंट है तो इसके बिल्कुल बगल में पॉइंट बी लिया, और इस कंडीशन में ए और बी को हमने क्या किया, दोनों को मिला भी दिया। तो जब हम लोग दोनों को मिला देंगे ऐसे, ए बी को मिलाया और आगे पीछे बढ़ाया, देन दिस विल बिकम टेंजेंट। और ये टेंजेंट अगर थीटा एंगल बना रहा हो तो टैन थीटा ही हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो टैन थीटा ही वैल्यू हो जाएगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज टैन थीटा वेयर थीटा इज दिस। तो ये हो जाएगा हमारा स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स को स्लोप बोलते हैं, स्लोप एट पॉइंट ए। पॉइंट ए का मतलब है एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, यहाँ पे ए का मतलब यहाँ क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स टू, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स वन है। मेरे कहने का मतलब है जहाँ भी आपको टेंजेंट ड्रॉ, जहाँ भी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, और टेंजेंट कितना एंगल बनाया वो देखो, अल्फ़ा एंगल बनाया तो अल्फ़ा एंगल देखो, और टैन अल्फ़ा हो जाएगा क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। कहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए वहाँ। अब उसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर एक्स इक्वल टू जीरो है तो बोलो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन अल्फ़ा मिल गया हमें। यहाँ निकालना, यहाँ निकाल लो, जहाँ भी निकालना हो तुम्हें टेंजेंट। इस पे हम लोग आज क्वेश्चन भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने लास्ट क्लास जो डिस्कस किए थे वो था कि किसी भी y इक्वल टू एफ एक्स लाइन या कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करके भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके भी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है डी वाई बाई डी एक्स का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डी वाई बाई डी एक्स, ज्योमेट्रिकली डी वाई बाई डी एक्स एट ए पॉइंट इज नथिंग बट उस पॉइंट पे टेंजेंट जो एंगल बनाएगा उसका टैन थीटा है। थीटा is the angle made by the tangent to the curve y equal to fx at the considered point with positive direction of x axis। ये जाते जाते हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया था। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े भाई। Yes, sir. Yes, sir. ये यहाँ तक तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्लियर किया था, और अब थोड़ा इससे आगे डिस्कस करने हैं। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि डी हम लोग निकालने के लिए क्या हो गया इसको, देखो मैंने बताया था टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान देना ये मैंने बताया था, टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वी हैव इन जनरल
3 मेथड्स। ये लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये लास्ट क्लास का ही कंटिन्यूटी है। आज पहले dy/dx के जो छोटे छोटे पॉइंट बचे वो पहले क्लियर करें, उसके बाद मैं आ जाऊंगा डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। तो dy/dx निकालने के लिए वी हैड 3 मेथड्स, भैया वही तो करना चाह रहा था। ठीक है, हम लोग के पास 3 मेथड थे। क्या क्या 3 मेथड थे भाई? तो 3 मेथड हम लोग निकालते थे। कैसे कैसे? तो सबसे पहला मेथड था कि भाई डिफरेंशिएट ही कर दो। dy/dx निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दो। कैसे करोगे भाई? तो y अगर दिया हुआ है, मान लो हमारा 2x² + 5 ऐसा दिया हुआ है, तो dy/dx निकालना हो किसी भी पॉइंट पे तो पहले तुम डिफरेंशिएट कर लो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख दो। अगर मान लो x = 2 पे निकालना चाहते हो, dy/dx at s = 2 निकालना चाहते हो, तो 4 × 2 करने पड़ेंगे, तो 8 मिल जाएगा। dy/dx at x = 1 पे निकालना चाहते हो तो x कोऑर्डिनेट 1 रख देंगे, 4 हो जाएगा। इस तरह से हमें मिलता रहेगा। बोलो क्लियर है? फर्स्ट मेथड ये था डिफरेंशिएट करना। दूसरा मेथड था ग्राफिकली। तो ग्राफिकली कैसे निकालेंगे? तो यही अभी डिस्कस किया मैंने कि ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, तो उसका ग्राफ होना चाहिए। अगर ग्राफ दिया हुआ तो ग्राफिकली निकालेंगे। कैसे भाई? तो ये जिस पॉइंट पे निकालना हो वहाँ पे जाकर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इस कर्व पे क्या करें, जाके उसी जिस पॉइंट पे, मान लो x1 पॉइंट पे निकालना चाहते हो, x1 पॉइंट पे पहुँचो और x1 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो और देखो कि ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। जितना एंगल बना रहा हो उसका tan थीटा निकाल लो, तो तुम्हें dy/dx मिल जाएगा उस पॉइंट पे। एक ये था। और तीसरा जो मेथड था वो हम लोग देख रहे थे, जिससे कि अंदाज़ा लगाते हैं, गेस करते हैं। क्या देखते हैं भाई? तो इसके लिए भी ग्राफ पता होना चाहिए ऑलमोस्ट, और ग्राफ से हम लोग Δy/Δx निकाल लेते हैं। वही अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे dy/dx होता है। कैसे निकालते हो भाई? तो यहाँ पे देखते हैं कि x में थोड़ा सा चेंज करने y में कितना चेंज हो रहा है। ऑलमोस्ट उतना ही चेंज हो रहा है तो 1 हो जाएगा dy/dx। और थोड़ा मान लो आगे बढ़े, हम लोग देखें कि यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे x में छोटा चेंज किए तो ऑलमोस्ट y में जो चेंज हो रहा है वो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। जो यहाँ पे हो रहा है 0.001, तो यहाँ हो रहा है ये 0.002। तो इसका मतलब कि यहाँ पे dy/dx का वैल्यू हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2। सो इससे हम लोग को मीनिंग भी समझ में आता है। dy/dx का वैल्यू 2 है, इसका मतलब डबल रेट से, जितना x बढ़ेगा उससे डबल अमाउंट से y बढ़ेगा। तो इस तरह से ये थर्ड मेथड था जो कि हम लोग ग्राफिकली ही अंदाज़ा लगाते हैं। ये 3 मेथड हम लोगों ने समझा था लास्ट क्लास में। बोलो क्लियर है यहाँ तक भाई? यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो यहाँ तक में तो पहले डिस्कस कर लो भाई, कन्फ्यूज़न ही। ये लास्ट क्लास का पॉइंट था जिसमें हम लोगों ने ये सब बातें डिस्कस की थी। जब हम लोग कर्व पे एक बी पॉइंट लेते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे लोगे ज़्यादा ΔX मिलेगा, ज़्यादा ΔY मिलेगा, बट ΔY/ΔX का वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ का dy/dx नहीं हो पाएगा। जब पास लाओगे तो ये बिल्कुल dx होगा और इधर वाला dy होगा, और उस कंडीशन में dy/dx का वैल्यू tan थीटा होगा, और उस समय ए बी जो बन जाएगा वो बन जाएगा टेंजेंट एट द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो, ए पॉइंट पे निकाल रहे हो तो ए पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगा। फिर वो देखो कितना एंगल बना रहा है। वो एंगल जब पता लग जाए तो हम लोग tan थीटा निकाल के और dy/dx का वैल्यू पता लग जाएगा। तो ये सारे बात थे। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन समझते हैं इसका। आप लिख पा रहे हो साथ में तो ठीक है, नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, मैं वीडियो तो भेजता ही हूँ। तो वीडियो से आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। आपको एक प्रैक्टिस रखना चाहिए कि क्लास में तो समझ लिए, एक बार वीडियो से फिर जहाँ जहाँ छूटा हो नोट्स बना लें। उससे क्या होगा, एक तो आपका दूसरी बार रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी परफेक्ट हो जाएंगे। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं dy/dx का मीनिंग जो हम लोग फिज़िक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं वो क्या है भाई? तो स्लोप है, एट एनी पॉइंट निकालते हैं। dy/dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट। अगर ऐसे है तो देखते हो कि यहाँ पे स्लोप कम है, dy/dx x में थोड़ा चेंज कर रहा है, y में बहुत कम चेंज हो रहा है।
यहाँ एक्स में जो चेंज कर रहा है वाई में थोड़ा और ज़्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ एक्स में जितना चेंज कर रहा हूँ उससे ज़्यादा वैल्यू का चेंज हो रहा है वाई में, तो दिस इज़ नथिंग बट स्लोप। सो इसके बहुत सारे नाम हैं भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप समझो, इज इक्वल टू tan थीटा समझो। इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में किस रेट से वाई चेंज हो रहा है। अगर हमने एक्स में कुछ चेंज किया तो वाई में कितना चेंज हो रहा है, वो रेशियो, रेट ऑफ चेंज। तो इसका दूसरा नाम रेट ऑफ चेंज भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मान लो वाई चेंज ही ना करे, वाई कांस्टेंट रहे, ऐसे मान लो ये बिल्कुल ऐसे हो जाए, तो एक्स चेंज हो रहा है बट वाई चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे कंडीशन में डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। एक्स तो चेंज किया हमने, एक्स चेंज किया बट वाई नहीं चेंज हो रहा, वाई हमारा 5 था तो 5 ही है, तो y इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो इसका स्लोप क्या होगा, 0। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा है कि कोई कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसलिए होता है भाई कि उसमें तुम x थोड़ा चेंज कर भी दोगे, कांस्टेंट में x में थोड़ा चेंज कर दोगे तो भी ये y चेंज नहीं होने जा रहा, 5 के 5 ही है। इसका मतलब dy इज 0, और dy 0 हो तो dx अपना कुछ चेंज करते जा रहा हो, y चेंज ही नहीं हो रहा, तो dy बाई dx विल बी 0, मीन्स y इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy बाई dx 1 है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 1 है। इट मीन्स कि जितना एक्स में चेंज करोगे उतना वाई चेंज होगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब वाई इज चेंजिंग विद डबल रेट एज डेट ऑफ एक्स, वाई इज चेंजिंग एट डबल रेट एज डेट ऑफ एक्स चेंज इन एक्स, एक्स में जितना चेंज होगा उसके डबल रेट से वाई चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी इसका एक नाम है। बोलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसलिए इसको हम लोग रेट मेजर भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। ये ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्कूल वाले इतना नहीं क्लियर करते हैं तो इसलिए बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, 4 नंबर पॉइंट आज समझना चाहते हैं। अगर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 है एट ए गिवन पॉइंट तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 है एट ए गिवन पॉइंट तो इसका मीनिंग क्या हुआ। देन क्या बोलो, जल्दी बोलो। ये जो हमारा स्लोप वाला मेथड और ग्राफिकल मेथड है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन बोला स्लोप वाला? ये जिसमें हम लोग ग्राफ से x तो ग्राफ से ही निकाल रहे हैं, ग्राफ में क्या है वो स्लोप ही तो पता लग रहा है ना। एक्स में चेंज कर रहे हैं तो वाई में क्या चेंज हो रहा है, ये रेशियो ही निकल रहा है। मीन्स वी आर इंक्रीजिंग एक्स इंक्रीज कर रहे हैं सर्टेन रेट से, तो वाई में किस रेट से रिस्पॉन्स मिल रहा है चेंज का, वही रेशियो निकालते हैं। अगर हम लोग एक्स में चेंज करें और वाई में चेंज ही ना हो तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स 0 है। अगर ये उसी रेट से चेंज करें तो 1 आएगा स्लोप 1 होने का मतलब यही है कि जितना x में जिस रेट से चेंज कर रहे हो, यहाँ से यहाँ गए कर्व पे, इसका मतलब x में कुछ चेंज हुआ तो y में भी उतना ही चेंज हुआ, तो स्लोप का वैल्यू 1 हो जाएगा। और अगर ऐसे हो गया, मान लो ऐसे है टेंजेंट, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा x में चेंज किए तो y में ज़्यादा चेंज हो रहा है। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, इस तरह से हो रहा है। तो तुमने जो पूछा कि स्लोप और स्लोप का क्या, स्लोप इसी का एक नाम है। स्लोप भी तो यही होता है ना भाई। हम लोग नॉर्मल लाइफ में जब ऐसे स्लाइडर पे जाते हैं, मान लो इधर से लैडर से चढ़ गए और इधर आ रहे हैं, या ऐसे चढ़ाई कर रहे हैं भाई, कोई इस पे चढ़ रहा हो, रमेश इस पे जा रहा हो, तो भाई रमेश जा रहा है इस माउंटेन पे चढ़ रहा हो, तो एक्स में कुछ चेंज आता है तो वाई में भी चेंज आता है। अगर उतना ही चेंज आ रहा है तो स्लोप 1 है। अगर स्लोप ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब ये ज़्यादा मुश्किल होगा चढ़ाई करना, क्योंकि x में जो भी चेंज आता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो ज़्यादा जब चेंज आएगा तो समझेंगे कि ज़्यादा स्लोप हुआ। स्लोप नाम है बस दिया है, क्योंकि स्लोप की तरह लग रहा है। अब 0 है मतलब नो स्लोप। वाटर ड्रॉप इस पर गिरेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि इधर जाएँ कि इधर जाएँ। स्लोप रहे तब तो जाएँ। बालकोनी होता तो बालकोनी में हम लोग थोड़ा स्लोप बनाते हैं, भले ही आप बालकोनी में खड़े रहते हैं आपको स्लोप का नहीं पता चलता, वो हॉरिजॉन्टल लगता है, बट वो हॉरिजॉन्टल पूरा नहीं होता।
थोड़ा स्लोप रहता है ताकि बालकोनी में पानी गिरे तो वो एक साइड में जाए और यहाँ से हमारा आउटलेट रहता है, वाटर नीचे चला जाए पाइप के थ्रू। आपको हॉरिजॉन्टल लगेगा बट माइन्यूट लेवल पे उसमें स्लोप बना हुआ है। और स्लोप नहीं अगर बना रहा है तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या बिल्डर होता है वो यूजलेस है। फिर तो छत पर का पानी छत पे ही रह जाएगा, वहीं पे करेगा। उसको तो एक सर्टेन स्लोप देना होता है। तो स्लोप नॉर्मल लैंग्वेज में जो है वही हमारा मैथमेटिकल भी है। तो मैथमेटिकली यही बोलते हैं भाई कि कर्व अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप रह सकता है। इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि एक्स में इंक्रीमेंट करते हैं हम लोग हमेशा। एक्स में इंक्रीज करके ही एनालाइज करते हैं कि हमारा वाई का क्या हो रहा है। तो एक्स में छोटा सा इंक्रीमेंट किया, देखा वाई में भी इंक्रीमेंट हुआ, तो इसका मतलब स्लोप इज पॉजिटिव। ये भी चेंज जो है वो पॉजिटिव है और ये भी चेंज तो पॉजिटिव रखते ही हैं। मीन्स बाद वाला वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, पहले वाला वाई कोऑर्डिनेट कम है। इट मीन्स इंक्रीजिंग। एक्स इंक्रीज करने पे वाई भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी देखोगे एक्स इंक्रीज करने पे वाई भी इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इज पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। डी एक्स तो हमेशा पॉजिटिव रखना। मीन्स हमेशा x2 माइनस x1 विल बी पॉजिटिव। x2 माइनस x1 पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? बाद का x कोऑर्डिनेट ज़्यादा है पहले वाले x कोऑर्डिनेट से, तो हमेशा बढ़ते जा रहे हैं x डायरेक्शन में थोड़े थोड़े से। y में देख रहे हैं वो भी बढ़ता जा रहा है तो पॉजिटिव है। dy/dx पॉजिटिव है। अगर हम लोग टॉप पे चले गए तो यहाँ पे dy/dx 0 हो जाएगा। टॉप पे पहुँच गए इसका मतलब dy/dx 0। यहाँ चींटी अगर रख दिया जाए तो वो एक स्टेप लेगा तो x कोऑर्डिनेट थोड़ा चेंज होगा बट y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वहाँ पर dy/dx 0 हो जाएगा। टॉप पे dy/dx 0 होगा। और जब ये जब डिक्रीज करता है कोई फंक्शन तो उस कंडीशन में जब हम लोग x इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा तो देखते हो y कोऑर्डिनेट में डिक्रीमेंट आ गया। पहले y कोऑर्डिनेट 5 था, अब y कोऑर्डिनेट 4 हो गया। इट मीन्स x में हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया तो y में डिक्रीमेंट हुआ। इट मीन्स y2 इज लेस देन y1, बाद वाला y फाइनल इज लेस देन y इनिशियल। तो ऐसे कंडीशन में ये जो है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देख रहे हो y2 स्मॉल है, y1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया निगेटिव। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना है क्योंकि x तो इंक्रीज ही कर रहे हैं बट y हमारा डिक्रीज हुआ। तो dy/dx निगेटिव होने का मतलब है कि फंक्शन जो है अपना वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। x इंक्रीज करने पे वैल्यू अपना डिक्रीज कर रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे dy/dx निगेटिव। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट था कि dy/dx अगर पॉजिटिव हो एट ए गिवन पॉइंट, एट सर्टेन गिवन पॉइंट, मान लो x1 पे अगर ये dy/dx पॉजिटिव है देन y इक्वल टू fx इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये y इक्वल टू fx जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू x1। मतलब x इक्वल टू x1 पे वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कब? व्हेन dy/dx इज पॉजिटिव एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट जो है मान लो से x इज इक्वल टू x1। अगर x इक्वल टू x1 पे पॉजिटिव है dy/dx इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मैं ग्राफ करस्पॉन्डिंग दिखा दे रहा हूँ। देखो इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, और मान लो इसका ग्राफ इस तरह का है तो x1 पॉइंट यहाँ लिया गया, समझो x1 में थोड़ा इंक्रीमेंट किया गया तो देखा y में भी इंक्रीमेंट आया। तो ऐसे कंडीशन में dy/dx पॉजिटिव है, dy भी पॉजिटिव और dx भी पॉजिटिव। dy इज ग्रेटर देन 0, dx तो भाई ग्रेटर देन 0 है ही। x में थोड़ा इंक्रीमेंट किया, y में भी थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, तो dy/dx हम लोग एट x इक्वल टू x1 पे बोलेंगे कि दिस फंक्शन y इक्वल टू fx इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहाँ के लिए बोल रहे हैं? एट x इज इक्वल टू x1 के लिए बोल रहे हैं, आगे के लिए नहीं बोल रहे हैं। आगे के लिए हमारा यहाँ पे जा करके मान लो यहाँ पे बात करें, अगर मान लो x2 पे, तो x2 पे देखेंगे तो x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे, y में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे dy/dx 0 हो जाएगा। वो उस पॉइंट का प्रॉपर्टी हो जाएगा। अभी इस पॉइंट पे जब dy/dx पॉजिटिव है इसका मतलब कि यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। dy/dx इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव एट ए गिवन पॉइंट, देन इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट x इक्वल टू x1। अब x2 का अलग प्रॉपर्टी है, x3 कोई और लोग उसका अलग प्रॉपर्टी आ जाएगा, भाई वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे ये है कि इफ़ dy/dx इज लेस देन 0 दैट इज निगेटिव हो एट x इक्वल टू x1 देन y इक्वल टू fx हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ भाई, x1 को छोड़ो, एट x इज इक्वल टू x3 बोल देते हैं। मैं डायग्राम भी इसी के कॉरस्पॉन्डिंग दिखा दूंगा क्योंकि x1 यहाँ दिखा रखे हैं इंक्रीजिंग वाले के लिए। तो इफ dy/dx इज लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव एट x इक्वल टू x3 देन
y इक्वल टू एफ एक्स इज, क्या बोला जाएगा इसको, इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन, इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। कहाँ पे भाई, एट x इज इक्वल टू x3 पॉइंट। कैसे, तो मैं दिखाता हूँ, x इज इक्वल टू x3 पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये x है, इधर y है, और ये मैं ग्राफ दिखाया ऐसे, और हम लोग यहाँ पे समझो लिया है x3 पॉइंट, तो x3 पॉइंट पे देख रहे हो कुछ y कोऑर्डिनेट है, लेकिन x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया हमने, यहाँ पे आ गए तो देखा कि अब y कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो गया, तो ये y इनिशियल है यानी y1 है समझो, ये y2 है, y फाइनल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे x में इंक्रीमेंट तो किए बट y में डिक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे डेल्टा y इज़ निगेटिव, डेल्टा x तो है पॉजिटिव, और इसलिए ये dy/dx क्या मिला हमें, तो भाई ये रेशियो जो मिला हमें वो क्या मिला, निगेटिव मिला। x में इंक्रीमेंट है, x में इंक्रीमेंट है भाई, बट y में डिक्रीमेंट है, y का पहले लार्जर वैल्यू था अब स्मॉलर वैल्यू हो गया। y2 माइनस y1 यहाँ पे निगेटिव है, y2 माइनस y1 इज़ निगेटिव, यानी y फाइनल बोलें, y2 माइनस 1 में कन्फ्यूज अगर हो जाते हो तो हम लोग y फाइनल बोलेंगे, y फाइनल माइनस y इनिशियल इज़ निगेटिव। कब, एट x इज इक्वल टू x3 पॉइंट पे। तो ये समझ गए ये पॉइंट, अगर हमारा कहीं किसी पॉइंट पे निगेटिव dy/dx आ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे डिक्रीजिंग फंक्शन। बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है। तो अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। इफ़ dy/dx इज जीरो, इफ़ dy/dx इज जीरो, मान लो एट x इज इक्वल टू सपोज x2, देन y इज इक्वल टू fx इज सेट टू बी, y इक्वल टू fx के बारे में क्या बोला जाएगा अगर ये ज़ीरो हो जाए, तो ये है x इक्वल टू x2, दिखा रहा हूँ यहाँ पे एट x इज इक्वल टू x2, इस x2 पे हम लोग x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया तो y में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब कि द फंक्शन इज सेट टू हैव इट्स मैक्सिमम, चाहे तो वो मैक्सिमम वैल्यू पे है, हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, और ये भी हो सकता है, और इट हैज़ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम भी हो सकता है भाई, और इट हैज़ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और ये भी हो सकता है और इट इज़ कांस्टेंट, ये भी हो सकता है कि कांस्टेंट है, कब भाई, एट x इज इक्वल टू x2। तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर dy/dx कहीं पे ज़ीरो होता है तो तीन पॉसिबिलिटी हैं, क्या क्या भाई, तो एक तो ये हो सकता है कि भाई x इज इक्वल टू x2 पे फंक्शन हमारा मैक्सिमम पे पहुंचा हो, मैक्सिमम मतलब ये सबसे ज़्यादा है, इससे इधर जाओ तब भी वैल्यू कम, इससे इधर आओ तो भी वैल्यू कम, यहाँ पे वैल्यू मान लो मैक्सिमम है, यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा फिर, dy/dx यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मीन्स टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो x एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा टेंजेंट, और पैरेलल होने का मतलब ही है थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब यही है टेंजेंट, यही है x, तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, जीरो एंगल बनाया, और जीरो एंगल बनाया तो dy/dx यहाँ पे कितना होगा, dy/dx का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा tan 0, और tan 0 0 होता है। फिर से यहाँ हमें एट x इक्वल टू x2 अगर dy/dx चाहिए तो हमने एट x इक्वल टू x2 कर्व पे जाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का देखेंगे x एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, तो x एक्सिस है ऐसे, टेंजेंट है ऐसे, तो कितना एंगल बनाएगा, दो पैरेलल लाइन जीरो एंगल बनाते हैं, इसलिए ये थीटा बना जीरो, क्योंकि हमें पता है भाई dy/dx तो tan थीटा होता है, तो यहाँ जीरो एंगल बन रहा है इसलिए tan 0 डिग्री, और वो है ज़ीरो, इसलिए dy/dx क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, कोई परेशानी नहीं। ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है भाई, तो y है, इधर x है, और ये इस तरह से मिनिमम हुआ हो, तो मिनिमम भी अगर x इज इक्वल टू x2 पे अगर मिनिमम हुआ हो तब भी यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे आएगा भाई, और इसका फिर से थीटा 0 रहेगा, और dy/dx दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, यही हमारा dy/dx है, और इसलिए dy/dx का वैल्यू 0 है इस पॉइंट पे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये मिनिमम वाला पॉइंट है, यहाँ पे मिनिमा है भाई, यहाँ पे मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू है,
या फिर ये कांस्टेंट भी हो सकता है भाई। मान लो x है, ये y है, और ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू मान लो 5 है, तो y इज इक्वल टू 5 है और x इज इक्वल टू x2 पे अगर हमारा 0 आया है, इसका मतलब कि टेंजेंट ऐसे है, तो बिल्कुल भाई यहाँ पे टेंजेंट है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी dy बाई डी एक्स 0 हो। x बढ़ाया y ही नहीं चेंज हुआ, यहाँ भी x बढ़ाया छोटा सा, y में चेंज नहीं हुआ, यहाँ x बढ़ाया y में चेंज नहीं हुआ। लेकिन x में बढ़ाना कितना है? वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि तुम निकाल रहे हो dy बाई डी एक्स, तो dx क्या है? वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल जितना सोच भी ना पाएँ, तो उतना ही बढ़ाना है। उतना बढ़ाने पे y में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए dy बाई डी एक्स 0 हुआ, dy बाई डी एक्स 0 हुआ, dy बाई डी एक्स 0 हुआ। इसलिए एट एनी पॉइंट dy बाई डी एक्स 0 है, देन y इज इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx इज सेट टू हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू और हैज़ अ मिनिमम वैल्यू। उस पॉइंट में मिनिमम भी हो सकता है, और इट इज़ कांस्टेंट एट द गिवन पॉइंट, दैट इज x इक्वल टू x2 पे। x2 कुछ भी हो सकता है, x इक्वल टू 5 हो सकता है, x इक्वल टू 9 हो सकता है, x इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। किसी सर्टेन पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 आने का मतलब क्या है? मतलब है कि वहाँ मैक्सिमा हुआ है, चाहे मिनिमा हुआ है, या तो फिर कांस्टेंट रहा है। आगे जाके ये इंक्रीज हो जाए वो अलग मैटर, बट अभी ये कांस्टेंट रहा है। एट x इज इक्वल टू x2 एंड नियर बाई पॉइंट पे ये कांस्टेंट रहा है। इसके पहले बाद जो भी हो, बट इस पॉइंट का प्रॉपर्टी आया कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरह रहा है। आगे भी कांस्टेंट रह जाए तो भी ठीक है, ना रहे तो भी, लेकिन इस पॉइंट पे ये कांस्टेंट की तरह हो गया। कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, तब भी ये आएगा। तो ये है कांस्टेंट वाला प्रॉपर्टी। ये क्या है भाई? तो मैक्सिमा वाला है। मैक्सिमा भी पॉसिबिलिटीज़ है और मिनिमा भी पॉसिबिलिटी है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होने का ये मतलब है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख पाएंगे। इसके अलावा और कोई पॉइंट आपको जानने के लायक नहीं है। बाकी आप जो जानेंगे वो कैलकुलस में जानेंगे जब 12th का मैथ्स पढ़ेंगे। फिलहाल फिजिक्स के लिए हमें इतना ही ज़रूरत है कि स्लोप पॉजिटिव हो तो क्या मीनिंग है, स्लोप नेगेटिव हो तो क्या मीनिंग है। तो अभी आप साइन देख लिए कि अगर 0 होता है तो मैक्सिमा मिनिमा या कांस्टेंट, नेगेटिव होगा तो, अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब वहाँ पे फंक्शन है डिक्रीजिंग, और अगर पॉजिटिव कहीं पे है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? dy बाई डी एक्स तो अप्रॉक्सीमेटली होगा y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइडेड बाई x फाइनल माइनस x इनिशियल, और x में हमेशा इंक्रीमेंट करना है, इसलिए ये तो पॉजिटिव ही रखने हैं। x में इंक्रीमेंट करके देखा और y में भी इंक्रीमेंट हुआ, मीन्स ये भी पॉजिटिव है, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ x2 पे देखोगे, यहाँ पे 0 है, इधर जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो इधर दिखाया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। साइन देखो, वैल्यू देखो, -3 आया dy बाई डी एक्स तो क्या मीनिंग है, पॉजिटिव आया तो क्या मीनिंग है। फिर से मैं एक बार नज़र दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। हम लोग देख रहे थे डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग पार्ट, और डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि भाई ये टेंजेंट होता है किसी पॉइंट पे। अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो मतलब उसके बगल में पॉइंट ले लो, ज़्यादा बगल में लोगे तो दिखाई तो देगा, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट नहीं होगा। एट दिस पॉइंट अगर dy बाई डी एक्स चाहिए तो b पॉइंट को वेरी क्लोज लो। इससे क्या होगा, ये छोटा सा तुम्हें dx लेने पे dy मिलेगा, और dy बाई डी एक्स का रेशियो इज tan थीटा, क्योंकि ये हो गया dy समझो, ये हो गया dx, और dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो होगा tan थीटा। लेकिन b पास होने से ये बन जाएगा टेंजेंट, AB लाइन बन जाएगा टेंजेंट। b अगर पास लिया जाए और तब dy बाई डी एक्स निकाला जाए तो ये हो जाएगा टेंजेंट, मीन्स dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट tan थीटा। तो tan थीटा तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, जो भी है। अल्फा अगर लिखते हो तो अल्फा। ये देखा हम लोगों ने। इसको समझने की ज़रूरत है कि हम लोग स्लोप नॉर्मल लाइफ का भी dy बाई डी एक्स से लिंक करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम हो गया स्लोप। ग्राफिकली भी निकालते हैं dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करके भी निकालते हैं जब फंक्शन दिया रहे, या फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि कर्व देख करके कि यहाँ पॉजिटिव है, कितना ज़्यादा पॉजिटिव है कि कम पॉजिटिव है। अब यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, बट देख के ही लग रहा है कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0.2 है समझो,
जितना x में चेंज करेंगे उसमें बहुत कम चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखने से लग रहा है कि ये dy बाई dx का वैल्यू ऑलमोस्ट 2 है, क्योंकि x में जो भी चेंज करेंगे यहाँ से यहाँ जाने में y में ऑलमोस्ट डबल चेंज हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि dy बाई dx का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मान लो 3 है, तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया। और ऊपर जाएंगे ऐसे तो यहाँ पे और 5 जैसा 10 जैसा लगेगा। जितना ज़्यादा वर्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा स्लोप का वैल्यू। ठीक है, तो ये सब आप नोट करेंगे ज़रूर, चाहे वीडियो से करें, अभी तो कुछ कुछ नोट किया होगा। तो dy बाई dx का वैल्यू स्लोप हुआ, और ये पॉजिटिव का क्या मीनिंग है, निगेटिव का क्या मीनिंग है, और ज़ीरो होने का क्या मीनिंग है हम लोगों ने देखा। अगर ज़ीरो होगा तो चाहे कांस्टेंट रहा है या मैक्सिमा या मिनिमा उस पॉइंट पे। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो पढ़ रहे हैं उस पे ज़रा हम लोग अब हाईलाइट करें कि क्या क्या हम लोगों ने अभी तक किया है। तो अभी देखने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखेंगे। फिर इसके बाद होता है जो शायद नेक्स्ट क्लास में आएगा, डेराइविंग ए रिलेशन, और नेक्स्ट क्लास तो कल ही है। डेराइविंग ए रिलेशन फॉर काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ये 3 है, और एक और फोर्थ है। वो फोर्थ क्या होता है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड। तो ये भी हम लोग डेराइव करेंगे, और उसका यूज़ इन काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ इन मोशन कैसे करते थे, तो इस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा है, और इसके 2-3 क्लास लगे थे। मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोगों ने इसमें किया था। फिर कुछ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये करने पड़ेंगे, क्लास इसमें लग जाएंगे। फिर ग्राफिकल क्वेश्चन समझेंगे। ग्राफिकल क्वेश्चन के लिए भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मीनिंग पार्ट क्लियर होना ज़रूरी है। बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। और तब लास्ट में देखेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये करेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला जो था 1-2 पॉइंट उस पर पहले न्यूमेरिकल का सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन लिखेंगे। अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, ये डिफाइन करेंगे, यही होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, ये क्या है भाई, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसको बोलें ये क्या हो गया भाई, dy बाई dx होता था स्लोप ऑफ y x कर्व। देखो dy बाई dx होता था स्लोप ऑफ y x कर्व, चाहे लाइन जो भी हो, y मतलब y कोऑर्डिनेट और ये x, स्लोप ऑफ y x कर्व ये होता था। और इसको हम लोग निकालते थे टेंजेंट ड्रॉ करके या डिफरेंशिएट करके, जैसे भी निकालो। dy बाई dx निकालने के लिए अगर डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा तो डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे भी v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे तो डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएशन यही होता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हम लोग ये मान लें, मतलब इस क्वेश्चन में समझो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्या भाई, कि वेलोसिटी डिफाइंड है ये, तो निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट x इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एंड एट x इज इक्वल टू 6 सेकेंड फ्रॉम द ग्राफ बिलो। अभी जो मैंने डिस्कस किया है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, ताकि वो कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाए तुम्हारा। वैसे इसको मैंने y और x को बदल करके अब v और t ला दिया, फिजिक्स वाला टर्म ला दिया, ताकि आपको लगे भी फिजिक्स हो रहा है और मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं। देखो कैसे, ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, फिजिक्स में खूब पूछा जाता है। ये है समझो वेलोसिटी और इधर है टाइम, मतलब आपके कन्वीनियंट के लिए ये वेलोसिटी मतलब समझो y और टाइम का मतलब समझो x। y x कर्व पढ़ा है हम लोगों ने मैथमेटिकली। अब vt कर्व देख रहे हैं। vt कर्व मान लो दिया हुआ है ऐसे,
ये है वीटी कर्व, ये है मान लो हमें 2 सेकंड पे निकालना था, चलो 2 इधर है, मान लो ये t इज इक्वल टू 3 है, ये है मान लो t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6 नहीं, t इक्वल टू 7 कर देते हैं, t इक्वल टू 7 है, और ये है मान लो t इक्वल टू 7 भी नहीं 5 करते हैं, t इज इक्वल टू 5, और ये है t इज इक्वल टू 7, और ये वैल्यू है 30 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू है 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी दिया हुआ है कि भाई वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुआ, ध्यान देना 0 से स्टार्ट हुआ और ये चलता है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 30 मीटर पर सेकंड हो गया। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे यूनिफॉर्म रेट से समझो बढ़ता जा रहा था, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा था, t इक्वल टू 3 सेकंड पे 30 मीटर पर सेकंड हो गया। उसके बाद ये कांस्टेंट रहा वेलोसिटी, कांस्टेंट रहा वेलोसिटी कब तक, t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक कांस्टेंट रहा वेलोसिटी। उसके बाद क्या किया, 5 से लेकर 7 सेकंड में ये डिक्रीज करता गया डिक्रीज करता गया डिक्रीज करता गया, 7 सेकंड पे जाकर के ये 0 हो गया वेलोसिटी। अब हमें निकालने हैं ये क्वेश्चन से, देखो इफ एक्सेलरेशन इज dv बाई dt का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो यही है, dv बाई dt का मतलब हुआ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ vt ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो भाई डिफरेंशिएशन तो तब करोगे जब इक्वेशन दिया रहता, तो यहाँ वेलोसिटी के इक्वेशन नहीं दिए हुए हैं, तो इसलिए डिफरेंशिएशन करने वाला काम अभी नहीं कर सकते तुम, ये तब कर सकते हैं जब वेलोसिटी दे दिया होता 5t² माइनस या प्लस 9t प्लस 2 ऐसा दिया होता, तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देते। बट ये नहीं दिया हुआ है, इसके बदले में क्या दिया है, ग्राफ दिया है। तो ग्राफ दिया है तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है उसको लेके आगे बढ़ पाओगे। तो ग्राफिकली dy बाई dx जैसे स्लोप रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही dv बाई dt इज स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन है फिजिक्स का, यूज होगा मैथ्स का कॉन्सेप्ट। हमें चाहिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, x इक्वल टू 2 पे नहीं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। इस टाइम पे, 3 टाइम पे हमें एक्सेलरेशन निकालने हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन कॉमन होता है, मैं बता देता हूँ कि कैसे करोगे ये सब क्वेश्चंस। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले देखो कि किस टाइम पे निकालना है। पहले हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है, चलो इसको देखें, बाद में फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। एक मैं करके दिखा रहा हूँ भाई, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई 2 सेकेंड पे पहुँच जाते हैं, तो 0 है ये, 3 सेकेंड है यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ 1 हुआ होगा, यहाँ 2 हुआ होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ये है 2, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें निकालना है स्लोप, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, ये डिफिनीशन है भाई, ये क्या है हमारा, तो ये डिफिनीशन है जो कि आगे पढ़ना है, कोई बात नहीं, अभी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे टक 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 करते हुए आगे बढ़े, आ गया हमारा कर्व, ये लाइन जो भी है, जो ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इस पॉइंट पे आ गया। अब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें चाहिए स्लोप, tan थीटा से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आ गए, टेंजेंट ड्रॉ कैसे करते हैं भाई, तो मैंने बताया था कि कोई रिक्शा वाला भी को भी अगर एक बार सिखा दो कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, रिक्शा वाले को बोलो कि उसके बगल में ले लो, उसी कर्व पे पॉइंट ये ले लिया, और बोलो कि दोनों को मिला दो भाई, और आगे पीछे बढ़ा दो, थोड़ा सा शिफ्ट भी कर लो, ताकि एक ही पॉइंट से ये क्रॉस करता जाए। तो यही है, ये बन गया टेंजेंट एट दिस पॉइंट। वैसे ये हमें निकालना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो ये लिया, एक और इसके बगल में पॉइंट लिया, और दोनों को मिलाया, आगे पीछे बढ़ाया, तो लाइन ही खुद ही टेंजेंट बन गया। देखो भाई, कोई कर्व होता है तो इस तरह से टेंजेंट, अब कोई लाइन हो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना हो, तो ये तो लाइन खुद ही टेंजेंट बन जाएगा, बन गया भाई, कोई बात नहीं। तो ये बना टेंजेंट। जब ये टेंजेंट है तो देखेंगे ये एक्स एक्सिस से यानी टाइम एक्सिस से कितना एंगल बनाया,
टाइम एक्सिस से कितना एंगल बनाया भाई, तो ये अल्फ़ा एंगल बनाया। तो एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी इक्वल टू dv/dt एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज इक्वल टू tan अल्फ़ा एज पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx, दैट इज dv/dt का ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अकॉर्डिंगली ये tan अल्फ़ा होगा, क्योंकि हमने टेंजेंट ड्रॉ किया इस t इज इक्वल टू 2 पे, टेंजेंट एंगल बनाया अल्फ़ा, तो हमें चाहिए tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा, आ गया भाई, तो tan अल्फ़ा का वैल्यू निकालो। tan अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर तुम्हें ये मालूम है तो ये डिवाइडेड बाई ये, अगर तुम्हें ये मालूम है तो ये डिवाइडेड बाई ये, अगर तुम्हें ये मालूम है तो ये डिवाइडेड बाई ये, अगर तुम्हें ये मालूम है तो ये डिवाइडेड बाई ये। तो क्या करें भाई, कौन सा tan अल्फ़ा कैसे निकालें, तो ये वाला मालूम है 30, ये वाला मालूम है 3, ये वाला मालूम है 3, तो इसलिए हमें tan अल्फ़ा निकालना है। इस ट्रायंगल से निकालोगे तो ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला करोगे, जो भी ट्रायंगल से तुम निकालना चाहो निकाल सकते हो भाई। अगर तुम इस ट्रायंगल से निकालना चाहोगे तो ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला करेंगे, अगर इस ट्रायंगल से निकालना चाहिए ये डिवाइडेड बाई ये करेंगे, इस ट्रायंगल से निकालना चाहेंगे तो ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। हमें पता क्या है, ये पता है, ये वाला पता है, और ये भी पता है कि ये 3 है, ये जो टोटल है वो 3 है, और इधर वाला जो दो हाइट दिया हुआ है पूरा ये वो 30 है। इसलिए tan अल्फ़ा का वैल्यू लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड, ये वाला है 3 सेकेंड, तो ये मिल गया हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हम लोग निकाल लिए। बोलो क्लियर हो गया। अब कहाँ निकालना है भाई, अब निकालना है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो फिर क्या करेंगे, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे निकालना है, तो पहले पहुँचेंगे t इज इक्वल टू 4 कहाँ भाई, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 4 बीच में है, तो ये मिल गया हमें t इज इक्वल टू 4। और अब क्या करेंगे भाई, तो पहले तो कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पहुँच गए, t इज इक्वल टू 4 पे पहुँचेंगे, देखेंगे कहाँ भाई कर्व, कहाँ है कर्व, कहाँ है कर्व, यहाँ है, ठीक है भाई यहाँ है कर्व। तो अब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो भाई। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें अगर, तो क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो इसका एडजेसेंट पॉइंट लो, बगल का पॉइंट लो, मिलाओ, आगे पीछे बढ़ाओ, मस्त हो जाओ। एक स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसका प्रॉपर्टी है कि ये लाइन खुद ही टेंजेंट बन जाएगा। तो ये लाइन यहाँ टेंजेंट बन गया। अब ये लाइन कितना एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस से, बताओ भाई, ये टाइम एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ये वाला टेंजेंट है और ये टाइम एक्सिस है, ये टेंजेंट है, दोनों पैरेलल हैं, तो कितना एंगल बनेगा, बोलो भाई बोलो। 0 डिग्री, बहुत अच्छे, यही तो है और क्या है। तो यहाँ पे अब हम लोग निकालना चाह रहे थे एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड, तो होगा स्लोप एट 4 सेकेंड, स्लोप एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे स्लोप का मतलब है यहाँ पे आया tan 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करके देख लिया, टेंजेंट ड्रॉ करके देख लिया भाई। टेंजेंट हमने ड्रॉ किया तो ये आया था, ऐसे आया था, यहाँ पे टेंजेंट ये आया था रेड कलर का टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट आया तो tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री होता है 0, इसलिए 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड, एट 4 सेकेंड ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। रेड वाला कम दिखता है, चलो कोई बात नहीं है, ये समझ गए। तो ये भी आपने निकाल लिया 4 सेकेंड पर का एक्सेलरेशन। खुद सोचो, जब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक, तो 4 सेकेंड पे क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, तो यहाँ का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड 0 है। एक्सेलरेशन एट कोई पूछ दे 4.5 सेकेंड पे, अरे भाई तो 4.5 सेकेंड पे भी तो टेंजेंट यही होगा, तो वो भी एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड निकालो या एक्सेलरेशन एट 4.5 सेकेंड निकालो, सब हमारा 0 है। क्लियर है। अब तुम निकालो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे, चलो भाई t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे निकालो।
निकल जाएगा? निकालो भाई, जल्दी निकालो। t = 6 सेकंड पे। तो t = 6 सेकंड पे निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है। अभिनव, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो तो दिखाता हूँ मैं कि t = 6 सेकंड पे कैसे निकालें। तो चलो भाई, t = 6 सेकंड पे पहुँचते हैं। क्या करेंगे भाई? तो सबसे पहले t = 6 सेकंड को लोकेट करो। ये t = 7 सेकंड था, ये t = 5 सेकंड था, तो ये है t = 6 सेकंड। बोर्ड पे देखो, t = 6 सेकंड पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो भाई टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है तो खुद ही टेंजेंट बन जाता है, ये तो अब तक पता लग चुका। फिर भी चलो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना है तो 2 एडजेसेंट पॉइंट लिए, मिलाए, आगे पीछे बढ़ाए, ये खुद ही टेंजेंट बन गया। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल केयर लेने की ज़रूरत है। बच्चे ये दोनों जगह निकाल लेते हैं, थर्ड जगह पे यहाँ फेल हो जाते हैं। कैसे? देखो, एट t = 6 सेकेंड अगर निकालना चाहें तो थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ dy/dx निकालना है, मतलब dy/dx क्या निकालना है, या dv/dt बोलें, dv/dt निकालने हैं। वही होगा एक्सेलरेशन एट 6 सेकेंड, बाय डेफिनेशन यही होता है। तो हमें स्लोप निकालना है वीटी ग्राफ का। तो वो क्या होगा भाई? तो वीटी ग्राफ पे हमने देखा और उस पॉइंट पे आके टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो अब देखेंगे कि ये कितना एंगल बनाता है। तो देखो भाई, ये टाइम एक्सिस ये है हॉरिजॉन्टल, हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें क्या पढ़ा था कि टेंजेंट पहले ड्रॉ करो, उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस से कितना एंगल है। तो जाना किधर होगा भाई हमें? तो जाना होता है एंगल मेजर करने के लिए किधर? एंटी क्लॉकवाइज में एंगल इज टेकन पॉजिटिव। तो इसके पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना है, टाइम एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना है, और ये एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। तो दिस एंगल विल बी टेकन, क्योंकि टेंजेंट अपना ये है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए थे, ये है टेंजेंट। तो इसको टाइम के पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना है और इस तरफ जाना है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन पॉजिटिव। तो ये है तुम्हारा, मान लो ये बीटा एंगल है टोटल। ये अगर बीटा एंगल है तो तुम्हारा एक्सेलरेशन यानी कि स्लोप यहाँ पे हो जाएगा tan बीटा। अब यहाँ ध्यान देना, tan बीटा कैसे निकले? tan बीटा तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान देना, जब भी ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ऐसे आया, लेकिन तुम्हें लेना है पॉजिटिव टाइम एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल यानी एंटी क्लॉकवाइज में एंगल। तो ये एंगल, ये एंगल नहीं ले सकते, ये एंगल नहीं ले सकते, तो इसलिए इसको तो छोड़ ही देने हैं। इधर वाला ही एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया इस टेंजेंट का टाइम एक्सिस से बीटा। तो इसका मतलब tan बीटा आपको चाहिए। अब tan बीटा नहीं मिल रहा है, tan बीटा नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे भाई? तो tan ये वाला क्या है एंगल भाई? तो मान लो ये एंगल है, कुछ दे देते हैं नाम, गामा, इसको गामा बोलते हैं। तो अगर मान लो ये गामा एंगल बना रहा है तो बीटा कैन बी रिटर्न एज, बीटा को लिख सकते हैं 180 माइनस गामा। और ये जब लिखेंगे tan 180 माइनस गामा, तो tan पाई, देखो भाई tan पाई माइनस अल्फ़ा होता है माइनस ऑफ tan अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan गामा, माइनस ऑफ tan गामा। तो माइनस ऑफ और tan गामा का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि tan गामा का वैल्यू होगा ये डिवाइडेड बाई ये। अगर ये पता है तो ये डिवाइडेड बाई ये, अगर ये पता है तो ये डिवाइडेड बाई ये। तो तुम्हें यही तो पता है, यही तो क्वेश्चन में गिवन है 30, तो 30 डिवाइडेड बाई ये 5 था और ये यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हो गया ये वैल्यू 2, यानी कि ये माइनस tan गामा हो गया 30 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5 यानी कि 2। इट मीन्स इट इज़, और ये क्या हो गया 2 हो गया, 2 हो गया मीन्स 15। तो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द एक्सेलरेशन। नेगेटिव में आएगा इस तरह से एक्सेलरेशन, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ध्यान देना, ये क्लू वाला पॉइंट है, इसमें बच्चे फंसते हैं, तो इसलिए आप इसको ओवरऑल
नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से हम लोगों ने निकाला वो समझने की ज़रूरत है। tan पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस tan अल्फ़ा होता है। इस एंगल का नाम गामा है। अल्फ़ा बीटा गामा। ये ध्यान रखना, जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन वाला आएगा तो उसमें तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। और tan बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 180 माइनस गामा करके निकाल लेंगे तो मिल जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? सर एक बार tan 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन कैसे निकाल? t इक्वल टू 4 सेकंड पे? 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड पे देख लेंगे। चलो यहाँ तक नोट कर लिए, तो अब जरा देखते हैं t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे देख लेते हैं भाई। देखो t इक्वल टू 4 सेकंड की बात करें, अगर डाउट है t इक्वल टू 4 सेकंड पे या 4.5 सेकंड पे, तो देखो ऐसे था, कर तो ऐसे था भाई, कांस्टेंट था यहाँ पे टाइम एक्सिस, ये था vt करो। t इज इक्वल टू 4 सेकंड यहाँ है, तो 4 सेकंड पे पहुँच गए। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका एडजेसेंट पॉइंट ले लेंगे, मिलाएंगे, आगे पीछे बढ़ाएंगे, स्ट्रेट लाइन का खुद ही टेंजेंट बन जाएगा। ये टेंजेंट हो गया, तो ये बन गया टेंजेंट। ठीक है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे। अब ये जब टाइम एक्सिस है, ये जब हमारा टेंजेंट है एट t इज इक्वल टू 4, तो ये दोनों पैरेलल लाइन बन गए। तो इसका मतलब ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है? 0 एंगल बना रहा है। टाइम एक्सिस, अगर हमारा टेंजेंट ऐसे हो 0 एंगल, ऐसे होगा तो 0 एंगल, ऐसे होगा 10 डिग्री, ऐसे होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करते हुए ऐसे हो जाए तो 90 डिग्री। टेंजेंट ऐसे होगा तो 90 डिग्री बनेगा। तो अभी क्या है, 0 डिग्री बन रहा है भाई, क्योंकि ऐसे चल रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, 0 एंगल बन रहा है। इसलिए एक्सेलरेशन एट 4 सेकंड या एक्सेलरेशन एट 3.8 सेकंड, अगर 3.8 सेकंड पे भी पूछा जाता तो 3.8 सेकंड पे जाते, टेंजेंट बनाते, यही लाइन टेंजेंट बन जाता, तो उसमें भी 3.8 सेकंड पे भी, एक्सेलरेशन एट 3.7 सेकंड पे भी, 3.7 सेकंड पे भी आओगे तो यही टेंजेंट पाओगे। तो 3.7 सेकंड पे भी वो क्या है भाई, तो वो है, क्योंकि 0 एंगल बना रहा है टेंजेंट, तो tan 0 डिग्री है और tan 0 तो 0 होता है, इसलिए 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन एट 4 सेकंड। 4 सेकंड, 3.8 सेकंड, क्योंकि ये 3 से लेकर के और 5 सेकंड तक कांस्टेंट रहा है, इसलिए 3.1 सेकंड पे भी 0 है एक्सेलरेशन, 2 सेकंड 3.2 पे भी 0 है, 4 पे भी 0 है, 4.5 पे भी 0 ही है एक्सेलरेशन। बोलो भाई, ठीक है, अब समझ में आया? यस सर। चलो, जब अब ये क्लियर है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसको हटा रहा हूँ मैं। अब जरा वापस आते हैं। देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये डिफाइन करना था, तो इस पे अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इस पे चलेंगे। तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, चलो देखा जाए। लिखो टॉपिक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले समझें, एक है, मान लो लाइन जिस पे मोशन हो रहा है, ये हमारा ओरिजिन है, और इधर मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मोशन हो रहा है। ठीक है भाई, मान लो t इज इक्वल टू किसी पर्टिकुलर t0 टाइम है, ए पॉइंट पे है, या t इक्वल टू t1 टाइम समझ लेते हैं, t इक्वल टू मान लो t1 टाइम समझ लें, t1 टाइम ए पॉइंट पे है, t इज इक्वल टू t2 टाइम पे बी पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ पे जो वेलोसिटी था मान लो u था,
इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u समझ लिया, और ये फाइनल वेलोसिटी मान लो v समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। इसको हम लोग t = t1 को t = 0 भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी टाइम पे हमने शुरू किया टाइम काउंट। अब हमें क्या चाहिए कि मोशन तो भाई ऐसे होता हुआ गया था, अपना 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा था। मुझे चाहिए जब ये यहाँ था t = t0 टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, मीन्स एट पॉइंट मान लो p पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी एट पॉइंट p, यानी कि वेलोसिटी एट t = t0 टाइम। सब लोग ज़रा देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी दो तरह का होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो अब तक जो पढ़ा है तुमने वो है एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल मीन्स t2 - t1। t1 टाइम से देखना शुरू किया, t2 टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो ये ab हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ab, तो ab डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अभी वेक्टर पे ध्यान मत देना, फिलहाल ये समझो कि ab 5 मीटर है तो 5 मीटर, नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ की तरफ, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t2 - t1। इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, जो बचपन से पढ़ते आए हो। ये अपना कंसर्न अभी का नहीं है, ये तो 5% क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो मेन है सिंपली वेलोसिटी अगर बोलें, कुछ ना बोला जाए तो मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी हमेशा एक पॉइंट का होता है, एक टाइम पे होता है, वेलोसिटी एट ए टाइम। तुम्हें क्या लगता है, जो बाइक जा रहा है तो स्पीडोमीटर जो होता है वो स्पीड बताता है, एट ए टाइम बताता है ना, एट ए टाइम बताता है, किसी इंटरवल के लिए नहीं बताता है, एट ए टाइम। अभी ये वेलोसिटी है, अब तुम रेस दे दोगे तो वेलोसिटी बदल जाएगा, ब्रेक लगा दोगे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हर इंस्टेंस का अलग अलग होता है, इसलिए तो इसका नाम है इंस्टेंटेनियस, मीन्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम। तो हम लोग मान लो यहाँ से मोशन शुरू किए, ए पॉइंट से मोशन शुरू किए, बाइक चलना शुरू हुआ, बी पॉइंट तक गए, एनालिसिस करने के लिए बैठ गए। अब हमें चाहिए पी पॉइंट पे अगर ट्रैफिक वाला खड़ा था, रेड लाइट था, तो रुके हुए थे, तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी 0 आना चाहिए। ये नहीं देखेंगे कि अच्छा कहाँ से चले थे, कितना टाइम लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो करने लग जाओगे तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं पूछा गया वेलोसिटी, यहाँ पे बाइक जा रहा था और सुरेश पीछे बैठा था, रमेश आगे, तो सुरेश ने पूछा रमेश क्या स्पीड है, तो उसने देख करके बताया स्पीडोमीटर, वो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगा। अगर वो रुका रहेगा तो 0 बोलना पड़ेगा उसको, ये नहीं कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना टाइम लगा तो भाई वो करो, वो करोगे तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। ये वेलोसिटी नहीं समझा जाता, ये तो एवरेज जब बोला जाएगा तब, या मीन वेलोसिटी एट पॉइंट P और वेलोसिटी एट टाइम t = t0 विल बी इक्वल टू कितना भाई, तो वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना एवरेज वेलोसिटी, मीन्स ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब अगर मान लो x कोऑर्डिनेट x1 से x2 हो गया, मान लो ये यहाँ पे था x = x1, यहाँ पे है x = x2, इस पॉइंट को बताया x कोऑर्डिनेट इज x1, x कोऑर्डिनेट इज x2। तो जो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी के लिए निकालते वो लिखते तुम x2 पे पहुंचा हुआ है t2 टाइम पे, x1 पे था ये जब t1 टाइम था, डिवाइडेड बाई ये t2 - t1, तो ये फॉर्मूला बना एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा x2 - x1 डिवाइडेड बाई t2 - t1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज वेलोसिटी, अगर बोले तो ऐसे भी लिख सकते हैं x2 - x1 डिवाइडेड बाई t2 - t1, दैट इज डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t is average velocity during this time interval. During which time interval? During t2 - t1, इस टाइम इंटरवल में, t2 - t1 टाइम इंटरवल में ये एवरेज वेलोसिटी हुआ। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना होता है, देखो एवरेज निकालना था ए से बी के लिए, तो हमने देखा कि बी पे क्या है पोजीशन, ए पे क्या था पोजीशन,
एक x2 पे था, एक x1 पे था, हमने सब्ट्रैक्ट करके ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकाल लिया। ऐसे करके निकाल लिया, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कर लिया, एवरेज मिल गया। लेकिन हमें अब इसी टाइम पे चाहिए, इसी टाइम पे चाहिए, तो ध्यान देना, इस टाइम पे चाहिए तो पहले उस टाइम पे पहुंच जाओ, चलो उस टाइम पे या उस पॉइंट पे पहुंच जाओ पी पे। उसके बाद देखो छोटा सा टाइम इंटरवल लो, छोटा सा टाइम इंटरवल, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, उसमें थोड़ा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। अगर वो एक्चुअल मोशन में हुआ होगा उस टाइम पे, रेड लाइट नहीं हुआ होगा और वो मूव कर रहा होगा, तो जरूर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा। कितने टाइम में? छोटे से टाइम में। मीन्स ये छोटा सा टाइम इंटरवल लो डेल्टा टी, छोटा सा टाइम इंटरवल लो डेल्टा टी, उसमें तो कुछ होगा डेल्टा एक्स। अगर मोशन हो रहा था तो होगा, रेस्ट में रहेगा तो नहीं होगा। तो ये क्या मिल जाएगा, ये तुम्हें डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या मिल जाएगा? तो उस छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी में एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। इसलिए ये वेलोसिटी एट टी इक्वल टू टी नॉट टाइम का नहीं निकला है अभी ये निकला है टी नॉट टाइम और डेल्टा टी आगे, डेल्टा टी और ज़्यादा आगे बढ़ाए, डेल्टा टी टाइम इंटरवल लिया, भले ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल छोटा लिया है, वेरी वेरी स्मॉल लिया है, लेकिन वो इस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में एवरेज वेलोसिटी है, ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अगर वो छोटा सा इंटरवल 0.01 सेकेंड है तो 0.01 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ 0.02 मीटर का, तो 2 मीटर पर सेकेंड उस समय का वेलोसिटी हुआ होगा। उस समय क्या, इस छोटे से टाइम इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी हुआ होगा। लेकिन हमें ये एवरेज नहीं चाहिए, हमें उस टाइम पे चाहिए। मान लो तुमने, ध्यान देना यहीं पे मेन समझने की बात है, मान लो तुमने यहाँ पे जब t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम, t इक्वल टू टी नॉट टाइम मान लो था, t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम को मान लो हमने बोला 4 PM, तो तुमने एक रीडिंग लिया 4 PM पे और दूसरा रीडिंग लिया 4 बज करके मान लो 1 सेकेंड पे। तो दूसरा जो हमने लिया, एक तो x लिया हमने, कितना x है भाई, t इज इक्वल टू 4 बजे कितना है, और 4 बज करके 1 सेकेंड पे मान लो कितना है, 4 बज करके मान लो 1 सेकेंड पे कितना है। तो भाई 1 सेकेंड के लिए ये 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाई ये हमारा डिस्प्लेसमेंट छोटा सा और डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, वो 1 सेकेंड का एवरेज वेलोसिटी होगा, क्योंकि तुमने एक टाइम इंटरवल लिया है। अगर तुम ये टाइम इंटरवल को और स्मॉल कर दो, और स्मॉल कर दो, क्यों भाई और स्मॉल क्यों कर दें, तो आप ज़रा समझो इस बात को। अगर ये 0.001 इतना कर दें और तब देखें कि कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, कुछ तो हुआ, कुछ हुआ तो चलो निकलेगा कुछ वेलोसिटी, तो वो अगेन इस टाइम इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको क्या करना है, इस टाइम इंटरवल को क्या करना है, अब ध्यान से समझना। अगर ये इतना सा जो टाइम इंटरवल लिए टी नॉट पहुँचने के बाद, ये 4 बजे एक रीडिंग लिया टी नॉट टाइम और दूसरा 4 बज करके मान लो इतने टाइम पे लिया, तो क्या इसमें कन्फ्यूज़न है वो समझो। हमें चाहिए था 4 सेकंड पे क्या है वेलोसिटी, हमें कब चाहिए, t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी। तो तुमने तो t इक्वल टू 4 पे ले लिया है एक x कोऑर्डिनेट, दूसरा इस टाइम पे ले रहे हो x कोऑर्डिनेट, और फिर दोनों का डिफरेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कर रहे हो। ठीक है भाई, कर रहे हो। तो टाइम इंटरवल, ये डिस्प्लेसमेंट आया छोटा सा, ये टाइम इंटरवल छोटा सा, रेशियो लिया तो वो अगेन एवरेज वेलोसिटी ही मिला। अब मान लो हमें निकालना था t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे वो रुका हुआ था, रेस्ट में था, और उसने कब स्टार्ट किया मोशन, वो इतने टाइम पे स्टार्ट कर दिया मोशन। 4 बजे तो रुका हुआ था, लेकिन 4 बज करके इतने छोटे से टाइम इंटरवल बाद स्टार्ट कर दिया, और तुमने दूसरा रीडिंग लिया है इतने टाइम पे, इससे ज़्यादा टाइम पे। इसका मतलब कि तुम्हें तो डिस्प्लेसमेंट नज़र आ जाएगा। मान लो 4 बज के 2 सेकंड पे इसने मोशन स्टार्ट किया, और तुम एक बार लिए रीडिंग 4 बजे और एक बार रीडिंग लिए मान लो 4 बज के 3 सेकंड पे। तो भाई जब 4 बज के 3 सेकंड पे लोगे तब तो कुछ डिस्प्लेस हो गया, जबकि एक्चुअल कंडीशन क्या है, 4 बजे रेस्ट में था बेचारा, 4 बज के 2 सेकंड पे चलना स्टार्ट किया, लेकिन तुमने रीडिंग ही लिया 4 बज के, एक बार 4 बजे एक बार 4 बज के 3 सेकंड पे, तब तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, और तुम बोलोगे कि ये तो वेलोसिटी है, मोशन में है, जबकि एक्चुअल बात क्या था, 4 बजे बेचारा रेस्ट में था।
तो वैसे ही जब आप टाइम इंटरवल कुछ भी लेते हो फाइनाइट, तो हो सकता है उसी के बीच में मोशन स्टार्ट हो गया हो। तुमने इस टाइम पे लिया, एक रीडिंग इस टाइम पे निकालना ही था, 4 PM पे निकालना था, और तुमने इस टाइम पे लिया नेक्स्ट रीडिंग, तो भाई हो सकता है इसी के बीच में मोशन स्टार्ट कर दिया हो, तो तुम तो मोशन काउंट कर लोगे, जबकि एक्चुअल में 4 o'clock वो रेस्ट में था। तो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए 4 बजे का, उस समय क्या वेलोसिटी था। तो उस पे पहुंचने के लिए वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एट 4 सेकंड पे पहुंचने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ये टाइम इंटरवल जो लेना पड़ेगा वो टेंडिंग टू 0 लेना पड़ेगा। मतलब जितना स्मॉल आप सोच ना सको उससे भी स्मॉल, और उतने छोटे से टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो, तो ये बन जाएगा dx और ये बन जाएगा dt। मीन्स आपको जो टाइम इंटरवल लेना है वो वेरी वेरी स्मॉल लेना है। इतना डिस्कशन का कंक्लूजन यही है कि जो टाइम इंटरवल लेंगे वो इतना स्मॉल लेंगे जितना आप सोच भी ना पाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए इंफॉर्मेशन 4 बजे का क्या वेलोसिटी था। तो हमने छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, उसमें डिस्प्लेसमेंट देखा और ये रेशियो लिया, लेकिन इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 जैसे ही लगाएंगे तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस, और इसी को बोलते हैं dx/dt। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, dx/dt, क्योंकि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 जैसे ही कर दिया तुमने। डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का मतलब समझ रहे हो, टाइम इंटरवल जो ले रहे हैं वो इतना स्मॉल मतलब, और 0 लगाएंगे 0.000 3 जन्म तक वो सोच सकते हैं, तो 6 जन्म तक वो अगर सोच सकते हैं तो 10 जन्म तक वो सोच सकते हैं, तो करोड़ों जन्म तक। तो जितना स्मॉल आप सोच भी ना पाओ उससे भी स्मॉल, इसी को बोलते हैं इन्फिनिटेसिमल चेंज इन टाइम, डिफरेंशियल चेंज इन टाइम, dt, dx का भाई dt। इतना छोटा सा टाइम इंटरवल लोगे तब उस 4 बजे का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन t=t0 का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसलिए डेल्टा x बाई डेल्टा टी तो है, बट तुम इसमें लिमिट अगर नहीं लगाए तो ये एवरेज वेलोसिटी है उस छोटे से टाइम इंटरवल में, लेकिन टेंडिंग टू 0 कर दोगे तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम इलेप्स करने के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या सिंपली वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, यानी पोजीशन। x क्या है, पोजीशन, differentiation of x, that is position, with respect to time, तो तुम्हें बुक में लिखा रहेगा कि वेलोसिटी एट पॉइंट P यानी वेलोसिटी एट t=t0 इज डेल्टा x बाई डेल्टा टी। अगर लिखा है तो एवरेज हो गया, और लिमिट लगा दिया तो हो गया इंस्टेंटेनियस। दिस इज कॉल्ड dx/dt। जैसे ही लिमिट लगा दिया तो ये वेरी वेरी स्मॉल है, और उस वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में ये जो डेल्टा एक्स होगा वो बन जाएगा dx। तो dx/dt इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी था मान लो v1, यहाँ वेलोसिटी था मान लो v2। तो अगर ऐसा था तो अब ज़रा ध्यान देना, तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज द एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए इस टाइम पे, मान लो इस टाइम पे, तो ध्यान देना, एक टाइम लिया 4 बजे तो दूसरा टाइम लेंगे वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और उसमें देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है, और लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अगर ये लगा दिया तब ये बन गया इंस्टेंटेनियस, नहीं लगाया तो एवरेज, और इसी का दूसरा नाम है dv/dt। क्या नाम है भाई, तो dv/dt। सो dv/dt दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस बोले या सिंपली एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेक्टर की बात अभी छोड़ दें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वो आप पोजीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को बोलते हैं वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो भाई इस हिसाब से हम लोग निकाल लिया, ये बन गया एक्सेलरेशन का। ये डेफिनेशन समझ में आया एक्सेलरेशन का। तुम्हें जिस टाइम पे चाहिए एक्सेलरेशन, उस टाइम पे तो पहले पहुंच जाओ। अगर यहाँ पे टाइम पे चाहिए t = 6 सेकंड पे चाहिए तो 6 पे जाओ, बट टाइम इंटरवल जो लोगे वो बड़ा टाइम इंटरवल लिया, 0.01 भी लिया, तब भी वो अगर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी निकालते हो तो एवरेज बनेगा। इस और इस इंटरवल के बीच में एवरेज बनेगा। अगर तुमने डेल्टा टी को टेंडिंग टू 0 किया तो वो इस मोमेंट का एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस बताएगा। सिमिलरली वेलोसिटी भी बताने हैं तो यहाँ का पोजीशन नोट कर लिया और यहाँ का पोजीशन देखा, लेकिन ये टाइम इंटरवल अगर बड़ा लिया तो वो होगा एवरेज, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज। बट यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लगा दिया तो इसका मतलब ये dx बाई dt बन गया, और यही बन जाएगा वेलोसिटी का डेफिनेशन। वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया होगा। वेलोसिटी 2 टाइप का होता है, उधर मैंने दिखाया। वेलोसिटी 2 टाइप के होते हैं भाई, एक होता है एवरेज वेलोसिटी जो अब तक पढ़ा, और ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है वही हम लोगों ने इधर डिस्कस किया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी होगा एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस होगा। ये हमेशा कब होगा भाई? तो ये होगा एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन इट्स पाथ। इसके पाथ में किसी एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, एम पॉइंट पे, एन पॉइंट पे, तो ये बन जाएगा। फिर बोलो क्लियर है यहाँ तक? मोशन हो रहा था, फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूँ भाई। मोशन हो रहा था, अपने को इंटरेस्ट है T1 से T2 में तो एवरेज मिलेगा भाई। लेकिन अपने को इंटरेस्ट है P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे पहुंचो, बड़ा टाइम इंटरवल लिया तुमने और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी निकाला तो वो होगा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लिया तो वो हो जाएगा P पॉइंट पर का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लगाया तो ये बन गया dx, ये बन गया dt, dx बाई dt, और यही है स्लोप। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्लोप ऑफ xt कर्व, स्लोप ऑफ xt कर्व। और अभी जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो इस पे किया था, स्लोप ऑफ vt कर्व। स्लोप ऑफ vt कर्व इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ vt कर्व इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। बोलो अभी तो यही किया था ना हम लोगों ने, एक न्यूमेरिकल किया था वो यही तो किया था। Yes, sir. तो इस तरह से ये 2 डेफिनेशन मिले हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बोलो भाई क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. जो वेलोसिटी Yes, sir. हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं वो इंस्टेंटेनियस होता है या फिर एवरेज? क्या इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन सब v जो है इंस्टेंटेनियस बोलता है। ये है जो है ना v = u + at, ये होता है वेलोसिटी एट t = 0। जहाँ एट आ गया मतलब इंस्टेंटेनियस, एट t = 0। ये जो वेलोसिटी होता है ये होता है वेलोसिटी एट t = t टाइम। ये जो t टाइम है ना उस समय का ये वेलोसिटी होता है। तो जहाँ एट आ गया वो इंस्टेंटेनियस, जहाँ फॉर आ गया, फॉर t = 0 टू t = t, t = 1 सेकंड, तो ये आएगा तो एवरेज वेलोसिटी। जहाँ टाइम इंटरवल आ गया एवरेज, जहाँ एट आ गया इंस्टेंटेनियस। देखो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन इट्स पाथ, अपने पाथ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ए पे निकालें, बी पे निकालें, पी पे निकालें, सी पे निकालें, तो वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। लैंग्वेज में ही क्लियर होगा कि क्या पूछ रहा है।
इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है या एवरेज पूछ रहा है? तो जब भी किसी टाइम इंटरवल में तुम घर से आए इंस्टीट्यूट में, आधे घंटे टाइम लगा, तो उस आधे घंटे के लिए अगर वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस हाफ एन आवर। लेकिन पूछा जा रहा है अच्छा तुम इस रेड लाइट पे जब क्रॉस कर रहे थे, एक लाइन ड्रॉ किया था, वो लाइन को जब क्रॉस कर रहे थे उस समय का वेलोसिटी बताओ, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। और 6 बजे जब आए तुम, तो 6 बजे के 5 मिनट पहले, मतलब मान लो 10 सेकंड पहले, उस समय क्या वेलोसिटी था? तो भाई उस 10 सेकंड पहले मैं स्टेयर्स पे था, तो उस समय का वेलोसिटी बताना पड़ेगा। तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हो गया, नाम ही बता रहा है इंस्टेंटेनियस। एट जैसे ही आ गया, एट ए टाइम, किसी एक टाइम पे, तो वो इंस्टेंटेनियस। मीनिंग क्लियर हुआ? तो बस इतना आप नोट कर लेंगे।